बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में हमसे पूछे जा सकते हैं और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। ठीक है, एक तो हम वो क्वेश्चन देखेंगे और उनके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है एज़ यूजुअल हम बनाएंगे और जो है वो मैं आपको इस स्क्रीन पर जो है डिस्प्ले करूँगा, वो भी आप जो है अपने बुक में नोट डाउन कर लें, उससे भी आपको बड़ी हेल्प होगी। एक आइडियाज़ जो है आपस में कनेक्ट होंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब वाज, आज़ादी के बाद पंजाब के पहले मुसलमान गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सरदार अब्दुल रब निश्तार वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब, और ये पंजाब के सेकंड गवर्नर हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद पहले गवर्नर कौन थे पंजाब की आज़ादी के बाद? तो वो थे सर फ्रांसिस मूडी। आई गेस ये ब्रिटिश है। ठीक है, अब इसके हवाले से जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है हम बनाते हैं। अब ब्रिटिश का यहाँ पर जिक्र आ गया तो एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पंजाब को मुकम्मली कब एनेक्स किया था। ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि व्हेन पंजाब वाज एनेक्स्ड इन ब्रिटिश या इन ब्रिटिश राज, या व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स्ड पंजाब। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या होगा? 1849। पंजाब पर जो है 1849 पर उन्होंने कब्ज़ा किया था। सिंध पर कब कब्ज़ा किया था? 1843। ठीक है, 1843 में जो है उन्होंने सिंध पर कब्ज़ा किया। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र आ गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली 1600 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, 1600 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और एक और क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया में कब लगाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट में आया था कि व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक है, तो व्हेन भी पूछा था और वेयर भी पूछा था, तो व्हेन का जवाब क्या होगा? 1608 में जो है उन्होंने सूरत नामे एक शहर है इंडिया का, वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाई थी। एक और क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने अलो किया था कि आप इंडिया में आकर ट्रेड कर सकते हैं? तो वो था फोर्थ मुग़ल एम्परर जहांगीर। कभी कभार जहांगीर का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, तो जहांगीर का पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ठीक है, अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में एक मशहूर वार लगी थी, वार ऑफ प्लासी 1757, ठीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस से एक साल पहले। उसमें कभी कभार ये पूछते हैं कि किस के दरमियान ये जो है जंग लड़ी गई थी। तो ये लड़ी गई थी नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब ये हो गया। वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब लगी थी? 1857 में। ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मुकम्मली डिज़ोल्व कर दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने डिज़ोल्व किया था? तो वो किया था क्वीन विक्टोरिया ने। ठीक है, 1858 में जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, जिसके थ्रू क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिज़ोल्व करके इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया और जो है वाइसराय का और गवर्नर जनरल का जो है सिस्टम जो है अनाउंस कर दिया गया था वहाँ पर। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी डिज़ोल्व हो गई थी तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला वाइसराय कौन था? तो वो भी था लॉर्ड कैनिंग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है किसकी इजाज़त से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को डिज़ोल्व करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 दिया गया था? तो वो थी क्वीन विक्टोरिया। एक और क्वेश्चन आखिरी और लाजमी कि जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने आ रही थी इंडिया में तो उनको किसने इजाज़त दी थी वहाँ से, ब्रिटेन से? तो वो थी क्वीन एलिज़ाबेथ वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर नगर वाज द ओल्ड नेम ऑफ विच सिटी। ये क्वेश्चन जो है वो कम लोगों को पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जहांगीर नगर कौन सी सिटी का पुराना नाम है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ढाका का पुराना नाम था जहांगीर नगर। ठीक है, वही ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? वो है टक्का। और वही ढाका जहाँ पर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है क़याम रखा गया था 1906 में। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी जो कि ढाका में बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बैरेजेस आर देयर इन सिंध। सिंध में टोटल कितने बैरेजेस जो है वो पाए जाते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिंध में जो है वो 3 बैरेजेस पाए जाते हैं, सखर, गुड्डू बैरेज, सखर बैराज और कोटली बैराज।
ठीक है, अब इनके हवाले से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साइड में आपको मैं शो करा देता हूँ। सखर बैराज, जिसका पुराना नाम है लेलड बैराज, ठीक है, ये बना था और कंप्लीट हुआ था 1932 में। इसको सिंध का जो है वो ओल्डेस्ट बैरेज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट बैरेज ऑफ सिंध कौन सा है, तो वो सखर बैराज है। और सखर बैराज का पुराना नाम क्या है, लेलड बैराज। वो कब कंप्लीट हुआ था, 1932 में, ठीक है। दूसरा बैराज मैंने जो आपको बताया गुड्डू बैराज, ठीक है, गुड्डू बैराज। इससे कुछ जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो स्टार्टेड या वो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुड्डू बैराज, मींस गुड्डू बैराज की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाई थी, तो वो करवाई थी हमारे लास्ट गवर्नर जनरल और पहले प्रेसिडेंट जिन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज की थी पाकिस्तान में, उनका नाम है इस्कंदर मिर्ज़ा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब ये बन गया था तो इसका इफ्तिताह किसने किया था, वो इनागुरेटेड द गुड्डू बैराज, ठीक है, तो वो किया था फील्ड मार्शल अयूब खान ने, ठीक है। वो कब किया था, 1962 में, बिकॉज गुड्डू बैराज 1962 में ही कंप्लीट हुआ था। लास्ट में जो है कोटली बैराज, जिसका दूसरा नाम है गुलाम मोहम्मद बैराज। ये क्वेश्चन दे सकते हैं और देते भी हैं कि इन अदर नेम ऑफ कोटली बैराज इज़, तो गुलाम मोहम्मद बैराज जो है उसका दूसरा नाम है। ये ब्रिज है बिटवीन जामशोरो एंड हैदराबाद, जिसको हम अल मंज़र के नाम से भी जानते हैं। वहाँ के लोकल जो लोग हैं उसको इस नाम से जो है पुकारते हैं। ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि गुलाम मोहम्मद बैराज की कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी, तो वो हुई थी 1955 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काबुल रिवर ज्वाइंस इंडस रिवर नियर। इसमें पूछ रहा है कि काबुल रिवर जो कि अफ़गानिस्तान से फ़्लो करके पाकिस्तान में आता है, तो वो किस जगह के नज़दीक इंडस रिवर में मर्ज हो जाता है, ठीक है। इंडस रिवर जो कि हमारे पाकिस्तान का नेशनल रिवर है और हमारा लार्जेस्ट रिवर भी है, जिसको सिंधु के नाम से भी बोलते हैं, सिंधु दरिया, या इसको मेहरान के नाम से भी वो पुकारते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अटक के करीब जो है काबुल रिवर मर्ज हो जाता है इंडस रिवर में, ठीक है। अटक का जिक्र आ गया तो अटक का पुराना नाम कभी कभार पूछ लेते हैं, तो अटक का पुराना नाम है कैंप बेलपुर, ठीक है। ये जो ओल्ड नेम होते हैं ना, आपको याद करने पड़ेंगे। अटक का पुराना नाम कैंप बेलपुर, और जो है हैदराबाद का नीरोन कोट, और फैसलाबाद का लियालपुर, और जैकबाबाद का खानगढ़। ऐसे जो भी है ना ओल्ड नेम, आपको सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अक्सर जो है टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नांगा पर्वत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ। नांगा पर्वत कौन सी माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। अब याद रखें, यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से जो है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका सही जवाब बताकर मैं जो है आपको समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। नांगा पर्वत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हिमालयाज़। हिमालयाज़ की जो रेंज पाकिस्तान में आती है ना, उसमें जो है सबसे हाईएस्ट पीक हिमालय रेंज में जो है वो नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत जिसको हम नेक्ड माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम किलर माउंटेन भी बोलते हैं और नेक्ड माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान की जो है दूसरे नंबर पर सबसे हाईएस्ट पीक है, और दुनिया में जो है ये 9th नंबर पर सबसे हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट कभी कभार पूछ लेते हैं, तो इसकी हाइट है 8126 मीटर। अगर हम इसको जो है वो फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगी 26,660 फीट, ठीक है। तो हिमालयाज़ की जो रेंज पाकिस्तान में आती है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है नांगा पर्वत है। लेकिन हिमालयाज़ की वैसे जर्नली जो है हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक है, ठीक है। और कराकोरम की जो है सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है केटू। केटू का दूसरा नाम क्या है, वो है गॉडविन ऑस्टिन, चौगोरी और दसपेंज, ठीक है। ये तीनों नाम जो है गॉडविन ऑस्टिन, दसपेंज और चौगोरी, ये तीनों नाम केटू के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ये काउंसिल होता है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि उस काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर इज़ कंसिडर्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ये बेसिकली एक काउंसिल होता है जो कि इकोनॉमिक एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है। इकोनॉमिक के हवाले से जितनी भी एडवाइसेस होते हैं ना, तो ये इदारा जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। अब ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब लिखे हुए हैं। हम करंट जो है सिनेरियो को देखकर करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ। उनसे पहले कौन थे,
इमरान खान को कैसे रिमूव किया गया था? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थे। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और आरिफ अलवी बाय प्रोफेशन कौन है? वो है डेंटिस्ट। किसकी तरह? मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तरह। फ़ातिमा जिन्ना कौन है? कायद आज़म की बहन, जिन्होंने माय ब्रदर जो है बुक लिखी थी। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो है इसाक डार। ठीक है। करंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी कौन है? वो है आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और जो है उनसे पहले कौन थे? वो थे जनरल कमर जावेद बाजवा। फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार है। रिसेंटली पाकिस्तान ने IMF से जो है लोन की एक और किस्त ली है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, ये बनी थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका का, USA का जो है वो कैपिटल है। अभी रिसेंटली IMF से पाकिस्तान ने कितना लोन लिया है? वो लिया है $3 बिलियन। ठीक है। ये क्वेश्चन, ये फिगर्स, ये फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, अच्छे तरीके से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन। काफ़ी सारे लोग गलती कर जाते हैं कि क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं। इस क्वेश्चन में जो है अगर ये टेस्ट में आता तो काफ़ी सारे लोग जो है वो 12 मार्च पर ऑब्वियसली जो है वो टिक लगा के आते, लेकिन जो है इसमें पूछ रहा है कि उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को नेशनल असेंबली में लियाकत अली खान जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उसके दौरान कब प्रेजेंट किया गया था। ठीक है। उसको जो है पेश कब किया गया था? नेशनल असेंबली में। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 7 मार्च 1949 में जो है इसको प्रेजेंट किया गया था इन द नेशनल असेंबली। लेटर ऑन इट वाज ऑन 12 मार्च 1949, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से हम आज जानते हैं, जो कि हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पार्ट था। ये बेसिकली एक ड्राफ्ट था और पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप था कि पाकिस्तान का आइन बनेगा तो जो है अंडर द शेडो ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है। एक और क्वेश्चन जो है आया था SPSC में, आई गेस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की टेस्ट में आया था कि जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो रहा था, हिंदुओं ने तो कुछ जो नेशनल असेंबली में थे उन्होंने इतराज़ किया था, लेकिन वाहिद पाकिस्तानी कौन थे जिन्होंने जो है अपोजिशन की थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की? तो वो थे मियाँ इफ्तिखारुद्दीन। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो का जो है अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए ताकि मैं ऐसी मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।